जैसा कि हमने कहा था कि हम 16 अगस्त रात 8 बजे वीडियो लेके आएंगे, तो पहले हम एक बार उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। EWS 2019 में आया, तो क्या इसका मतलब यह है कि 2019 से पहले जनरल कैटेगरी में कोई भी गरीब था ही नहीं? क्या उससे पहले जनरल कैटेगरी के सारे लोग अमीर थे? बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है कि अगर गरीब तब भी थे तो EWS 2019 में ही क्यों आया? इतने साल तक क्यों नहीं आया? और सबसे दिलचस्प बात कि EWS का फैसला 2019 में आया, ठीक लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले। तो क्या इसके पीछे सिर्फ आर्थिक जरूरत थी या इसमें राजनीति का भी कोई एंगल था? पहले समझते हैं कि 2019 से पहले गरीब जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए क्या व्यवस्था थी, आरक्षण की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, और फिर आखिर ऐसा क्या बदला कि संविधान में एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी। क्योंकि अगर पुरानी व्यवस्था सबके लिए पर्याप्त थी तो EWS की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर EWS की जरूरत पड़ी तो क्या इसका मतलब यह है कि पुरानी व्यवस्था में कुछ लोग छूट गए थे? इसके मतलब कि पुरानी व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी। बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। आप बने रहिए वीडियो में एंड तक और पूरा डिटेल्ड में आप जान पाएंगे। जैसा कि हमने कहा था कि हम वीडियो को लेके आएंगे। जब आरक्षण पहले से था फिर EWS क्यों आया? एक मिनट, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब शायद पहली बार में बहुत आसान लगे, लेकिन जैसे जैसे हमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, यही सवाल बड़ा होता जाएगा। सवाल है कि जब देश में आरक्षण पहले से मौजूद था तो फिर 2019 में एक नई व्यवस्था लाने की जरूरत क्यों पड़ी? EWS आखिर क्यों आया? और रुकिए, यही नहीं, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। क्योंकि अगर पहले वाली व्यवस्था पर्याप्त थी तो नई व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर नई व्यवस्था की जरूरत पड़ी तो क्या पहले की व्यवस्था में कुछ लोग छूट रहे थे? और अगर कुछ लोग छूट रहे थे तो फिर सवाल ये है कि वो लोग कौन थे? बस यही से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हमारे देश में आरक्षण की बात होती है तो आमतौर पर हमारे दिमाग में SC, ST और OBC जैसी कैटेगरी आती है। और ये व्यवस्था अचानक एक दिन नहीं बनी। इसके पीछे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का एक लंबा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए। मान लीजिए एक परिवार है, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, बच्चे के पास महंगी कोचिंग के पैसे नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं है, लेकिन वह SC, ST या OBC रिजर्वेशन फ्रेमवर्क में भी नहीं आता है। अब सवाल उठता है, उस बच्चे के लिए क्या? यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। 2019 में संविधान का 103वां संशोधन हुआ और संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। इसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान बनाया गया। नाम था EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, EWS कोई ऐसा कोटा नहीं है जिसमें हर गरीब व्यक्ति अपने आप आ जाएगा। SC, ST और OBC के रिजर्वेशन फ्रेमवर्क में कवर्ड व्यक्ति को EWS कोटा का लाभ नहीं मिलता और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मतलब, इसका मतलब यह है कि एक अलग रास्ता बनाया गया है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। असल सवाल तो अब शुरू हुआ है। अब आप खुद सोचिए, अगर देश में पहले से आरक्षण था तो फिर सरकार को एक और आरक्षण की जरूरत क्यों महसूस हुई? सरकार का तर्क था कि ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो मौजूदा SC, ST और OBC आरक्षण व्यवस्था में कवर्ड नहीं है, उनके लिए भी विशेष अवसर होना चाहिए। सुनने में बात सीधी लगती है, लेकिन जरा रुकिए। अगर ये जरूरत वास्तविक थी तो इसका मतलब एक बात तो साफ हुई कि पहले की व्यवस्था के बाहर भी ऐसे लोग थे जिन्हें सरकार विशेष सहायता देना चाहती थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल निकलता है, क्या इसका मतलब यह है कि पुरानी आरक्षण व्यवस्था में कोई कमी थी? नहीं, कम से कम इतना सीधा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता,
क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं का आधार अलग अलग है। लेकिन यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है, क्या पुरानी व्यवस्था समय के साथ बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को पूरी तरह एड्रेस कर पा रही थी? और शायद इसी सवाल ने ईडब्ल्यूएस की जमीन तैयार की। लेकिन भाई, अब कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा आता है। सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा 2019 ईडब्ल्यूएस का संवैधानिक संशोधन। और उसी समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल। अब यहाँ से सवाल और उठता है, क्या यह सिर्फ सामाजिक और आर्थिक जरूरत थी या राजनीतिक परिस्थितियों का भी कोई असर था? देखिए, मैं यहाँ आपको कोई ऐसा दावा करने वाला नहीं हूँ कि ईडब्ल्यूएस सिर्फ वोट के लिए लाया गया, लेकिन ऐसा कहना बिना ठोस प्रमाण के लिए सही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? क्या इस फैसले के राजनीतिक संदर्भ पर सवाल पूछा जा सकता है? बिल्कुल। और यही लोकतंत्र है, सवाल पूछना, लेकिन सवाल को ही अंतिम सत्य ना मान लेना। अब जरा दूसरी तरफ आइए। एक और कंफ्यूजन है जो अक्सर सुनने को मिलता है, यूआर यानी जनरल की सीट। लेकिन यहां भी कहानी थोड़ी अलग है। यूआर का मतलब किसी एक जाति के लिए आरक्षित सीट नहीं है। अनरिजर्व सीट पर एलिजिबल कैंडिडेट सामान्य मेरिट के आधार पर कंपीट कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवार बिना आरक्षण की रियायत के सामान्य मेरिट से क्वालिफाई करता है तो उसे यूआर में सिलेक्ट किया जाता है। यानी यूआर का मतलब जनरल कास्ट के लिए रिजर्व सीट नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब जरा वापस ईडब्ल्यूएस पर आइए, क्योंकि यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। अगर एक तरफ रिजर्व कैटेगरीज हैं और दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस के लिए अलग 10% का प्रावधान है, तो फिर सवाल उठता है कि कुल आरक्षण कितना हो जाएगा? क्या 50% की सीमा पार हो सकती है? यही मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक गया और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 3.2 के अनुपात में बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता बराबर रखी। मतलब ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था सिर्फ कोई चुनावी घोषणा बनकर नहीं रह गई, यह संविधान में मौजूद व्यवस्था बन गई। लेकिन अब वो सवाल जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत में छिपा कर रखा था, अगर आज किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक नई आरक्षण कैटेगरी बनाई गई तो कल किसी दूसरी समस्या के लिए क्या होगा? फिर एक नई कैटेगरी, फिर एक और अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो क्या कभी हमें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आरक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य सिर्फ परसेंटेज बढ़ाते जाना है या लक्ष्य ऐसा समाज बनाना है जहां आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे कंपटीशन की तैयारी और रोजगार का वास्तविक अवसर मिले? क्योंकि अगर अवसर मजबूत होंगे तो शायद आरक्षण पर होने वाली लड़ाई भी धीरे धीरे कम होगी। और अब आखिरी सवाल, ईडब्ल्यूएस आखिर आया क्या इसलिए कि आर्थिक रूप से कमजोर एक ऐसा वर्ग था जो पहले की रिजर्वेशन फ्रेमवर्क में कवर्ड नहीं था? हाँ, यही इसका संवैधानिक और सरकारी तर्क था। क्या ईडब्ल्यूएस के पीछे राजनीति की चर्चा हो सकती है? हाँ, राजनीति संदर्भ पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन क्या हम बिना प्रमाण के कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस सिर्फ राजनीति के लिए है? नहीं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन जवाब भी तथ्यों के आधार पर देना जरूरी है। तो अब आप बताइए, क्या ईडब्ल्यूएस जरूरी था? क्या यह पुरानी व्यवस्था के छूटे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जरूरी सुधार था, या क्या आरक्षण की पूरी व्यवस्था को अब एक नए तरीके से देखने का समय आ गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद किसी जाति को ऊपर या नीचे करना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है, सवाल पूछो, तथ्य समझो और फिर अपना फैसला खुद करो। मैं हूं आदेश दुबे और आप देख रहे हैं आदेश दुबे तुरंत यूट्यूब चैनल। सच जानो, सोच बदलेगी। जो मुझे नहीं जानता मैं बता दूं, मेरा नाम आदेश है और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं। भारत देश के बेहतर भविष्य के लिए अपना कदम मैंने बढ़ाया है, जिसमें आपकी ताकत, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आपका सहयोग ही हमारी असली ताकत है। आदेश दुबे तुरंत यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और हमारी ताकत बनिए। जय हिंद।